Hello everyone, welcome to all aboard. In this video, we are going to discuss about the RBI Master Directions, Prudential Norms on Capital Adequacy for the Regional Rural Banks. So आप जानते हैं RRBs होते हैं और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सबको मेंटेन करना होता है. ये प्रूडेंशियल गाइडलाइंस आई हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, जो कि RRBs रीजनल रूरल बैंक्स के लिए है. These are the directions that are related to 2025. Before starting the discussion, अगर आप अपनी RBI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद अस. यू कैन सी द फीडबैक स्टूडेंट्स आर गिविंग अस. ओके, एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड दीज यूट्यूब पीडीएफ तो आप वहां पे हमारी ऑल बोर्ड एप्लीकेशन पे आके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो. आप PYQs की भी प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए. ऑल द रेगुलेटरी बॉडीज के PYQs आर अवेलेबल on the website. Click on the description box and you can get the link of all these PYQs. You can download these and start your preparation. अभी डिस्कशन चालू करते हैं मास्टर डायरेक्शन का. तो ये RBI के मास्टर डायरेक्शन है रिलेटेड टू प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन कैपिटल एडिक्वेसी फॉर रीजनल रूरल बैंक्स. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, CRAR भी होता है, उसको CRAR भी बोलते हैं. मतलब क्या होता है, क्या कैपिटल एडिक्वेट है एक बैंक के लिए? क्या कैपिटल एडिक्वेट है कि कोई भी रिस्क अगर आ जाती है तो वो इजीली मैनेज कर लेगा, राइट? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर CRAR भी हम उसको बोलते हैं. ये डायरेक्शंस इशू हुए हैं 25 मार्च को और ये कब से अप्लाई होने वाले हैं? 1 अप्रैल से. इशूड अंडर सेक्शन 35 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड एप्लीकेबिलिटी इज ऑन ऑल द रीजनल रूरल बैंक्स. सभी RRBs को, रीजनल रूरल बैंक्स को, इन डायरेक्शंस को कंप्लाई यहां पे करना रहेगा. पर्पस क्या है? टू एस्टैब्लिश प्रूडेंशियल नॉर्म्स टू इंश्योर एडिक्वेट कैपिटल रिजर्व्स फ्रॉम फॉर द बैंक्स टू कवर द रिस्क एक्सपोजर. सर रिस्क किस बात का है? देखो समझना बात को. एक बैंक के लिए क्या एसेट होती है? एक बैंक के लिए क्या एसेट्स हो सकती है? जो लोन्स एंड एडवांसेस बैंक्स दे रहा है वो बैंक के लिए एसेट है, राइट? उस लोन्स एंड एडवांसेस पे बैंक को इंटरेस्ट की अर्निंग होगी, फ्यूचर में प्रिंसिपल भी वापस आएगा. सो देयर इज अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद इट. सही है, ये एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है बैंक को, एक वैल्यूएबल रिसोर्स है बैंक के लिए, मतलब ये बैंक की एसेट है जो लोन्स एंड एडवांसेस बैंक दे रहा है. अभी बैंक का बिजनेस इतना सिंपल नहीं होता, थोड़ा सा रिस्की होता है. लोगों से डिपॉजिट्स लेके आप किसी और को लोन्स एंड एडवांस दे रहे हो, डेफिनेटली रिस्क है. अगर इन लोन्स एंड एडवांसेस ने डिफॉल्ट कर दिया तो यहां पे क्रेडिट रिस्क बहुत हाई है. क्रेडिट रिस्क बहुत हाई है कि अगर इन लोगों ने नहीं चुकाया तो आप लोग क्या करोगे. इसीलिए बैंक क्या करता है, इंश्योर करता है कि क्या मेरा कैपिटल इतना एडिक्वेट है, क्या मेरे कैपिटल रिजर्व्स इतने एडिक्वेट है कि मैं इस रिस्क को इजीली काउंटर कर जाऊंगा. अगर ऐसा रिस्क आ भी गया तो do I have certain amount of capital to deal with these kind of risk? That's capital adequacy ratio. सही है. Align RRB with regulatory standards on capital adequacy. तो कुछ regulatory standards already बने हुए हैं, RRB को भी उससे अलाइन करवाना है, इसीलिए ये सर्कुलर आया है, राइट? और आप यहाँ पे भी देख सकते हो. और लास्ट के अंदर कुछ परमिशन फॉर RRB टू अंडरटेक ट्रांजेक्शन इन स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज. तो RRB कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स और एक्टिविटीज में क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, वो भी यहाँ पे गिवन है. तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा. सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशंस गिवन है कुछ सर्कुलर के अंदर, तो पहले डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं ताकि आगे अगर कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज होती है तो हमको समझ में आए एटलीस्ट. क्रेडिट रिस्क ये सबको पता है. एक लेंडर ने एक बोरोवर को पैसा दे दिया 1 करोड़. नाउ दिस बोरोवर इज अनेबल टू पे द मनी. तो ये क्या है? क्रेडिट रिस्क है कि कहीं ये बोरोवर नहीं पे कर पाया तो एक रिस्क आएगी. इस रिस्क को क्या बोलते हैं? क्रेडिट रिस्क बोलते हैं. प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी दैट द बोरोवर मे फेल टू रीपे एज एग्रीड टर्म्स लेंडिंग टू लॉस फॉर द बैंक. तो ये बैंक के लिए क्या हो जाएगा, लेंडर के लिए क्या हो जाएगा, एक तरह का लॉस हो जाएगा. ये क्रेडिट रिस्क है. वैसे ही अगर RRB किसी को पैसे लेंड करता है और वो सामने वाला पर्सन नहीं चुका पाता है तो ये एक क्रेडिट रिस्क हो जाएगी. डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है. एज RBI ऑफिसर्स आपको बेसिक पता होना चाहिए बहुत डिटेल में, कि ऐसा नहीं कि एक एक चीज आप इसके बारे में पढ़ने लग जाओ. दैट वॉन्ट बी एग्जाम ओरिएंटेड, राइट? तो देखो समझना, बिजनेस के अंदर 2 तरीके के प्रॉफिट होता है. बिजनेस में 2 तरीके के प्रॉफिट होता है.
सर हमने तो एक ही सुना है, दो कैसे हो गए? देखो समझना, एक होता है बुक प्रॉफिट, एक होता है टैक्सेशन वाला प्रॉफिट। जो बुक प्रॉफिट होता है ना, वो तो आप अकाउंटिंग से निकालते हो, अकाउंटिंग करके निकालते हो। जो टैक्सेबल प्रॉफिट होता है ना, वो आपको इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन फॉलो करके निकालना पड़ता है इंडिया में। इसीलिए ये दोनों प्रॉफिट क्या आते हैं, अलग आते हैं। सर प्रॉफिट कैसे अलग आ जाएगा? अरे यार तुमने बोल दिया 1 करोड़ का प्रॉफिट है, मोदी जी को लग रहा है नहीं 1.5 करोड़ का प्रॉफिट है। तो इनकम टैक्स के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस डले हुए हैं जो बोलते हैं कि अच्छा तुम पहले बुक प्रॉफिट ले लो, अब उसके अंदर सर्टेन एडजस्टमेंट करो, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटीज को ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारा बुक प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट सेम है। मान लो तुम्हारा प्रॉफिट आता है 1 करोड़, टैक्सेशन प्रॉफिट आता है तुम्हारा 1.5 करोड़, मोदी जी को लग रहा है 50 लाख रुपए का प्रॉफिट और है, जो तुमने अकाउंटिंग के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स किए हैं दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल इन इनकम टैक्स, वो एक्सपेंसेस तुमको डिसअलाउ कर दिए, तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ गया। एक्सपेंसेस कम हो गए तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ गया। तो यहां पे गवर्नमेंट को लग रहा है कि तुम्हारा 1.5 करोड़ का टैक्सेबल प्रॉफिट आना चाहिए, उस पर टैक्स लगना चाहिए। तुमको लग रहा है नहीं 1 करोड़ ही होना चाहिए, तो अब ऑब्वियसली तुम्हारा बुक प्रॉफिट तो 1 करोड़ ही रहेगा, जैसा तुम्हारे अकाउंटेंट को लग रहा है, तुम्हारे सीए को लग रहा है। पर तुम्हारा टैक्सेशन प्रॉफिट गवर्नमेंट के हिसाब से निकाला जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से निकाला जाएगा, वो 1.5 करोड़ हो जाएगा। तो टैक्स तो तुम इस पे भरोगे और प्रॉफिट तुम इसको दिखाओगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये 50 लाख रुपए डिफरेंस क्रिएट करने वाला है? ये एक डिफरेंस क्रिएट करने वाला है, क्योंकि रिकॉर्ड तो करना ही है, टैक्स तो तुमने 1.5 करोड़ पे पे किया, पर अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या बोल रहा है कि 1 करोड़ पे प्रॉफिट बुक करो, टैक्स पे करो, सॉरी 1 करोड़ पे टैक्स पे करो। इस वजह से डिफरेंस आ रहा है, इस वजह से डिफरेंस आ रहा है। उसको हम या तो डेफर्ड टैक्स असेट बोल सकते हैं या हम उसको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोल सकते हैं। सर कब को क्या बोलेंगे, देखो समझना, इफ योर बुक प्रॉफिट्स आर लेस देन योर टैक्सेबल प्रॉफिट, ऐसे केस में डीटीए बनेगा। क्या बनेगा? डीटीए बनेगा। इफ योर बुक प्रॉफिट्स इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन टैक्सेबल प्रॉफिट्स, तो उस केस में क्या बनेगा? डीटीएल बनेगा। इस चीज को याद कर लो, शायद एग्जाम के लिए तुम्हारे काम आ जाए, राइट? एक एमसीक्यू डायरेक्ट आ सकता है कि डीटीए कब बनता है। अच्छा एक और बात, ये दोनों नेट होके आते हैं, या तो डीटीए आएगा बैलेंस शीट में या डीटीएल आएगा, कभी भी दोनों नहीं आएंगे, नेट ऑफ होके आएंगे, या तो डीटीए आएगा या डीटीएल आएगा। मान लो तुम्हारा डीटीएल पहले से कुछ बुक्स में चल रहा है और अब एकदम हैवी क्वांटिटी डीटीए आ गया इस साल, तो फिर सिर्फ डीटीए आएगा नेट ऑफ होके, ठीक है? तो ये याद रखना, बुक प्रॉफिट जब कम होता है टैक्सेबल प्रॉफिट से तो हम डीटीए बनाते हैं। और एक ही चीज याद रखना, फालतू का माइंड पे प्रेशर डालने की नीड नहीं है। अगर मैं सिर्फ एक भी चीज याद रख लेता हूं कि बुक प्रॉफिट्स आर लेस देन टैक्सेबल प्रॉफिट्स, दैट इज ऑल्सो फाइन। सही है, दैट इज ऑल्सो फाइन। डेरिवेटिव्स, आप सभी को पता है डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका वैल्यू डिराइव होता है किसी अंडरलाइंग एसेट से, जैसे कि फ्यूचर्स हो गया, ऑप्शंस हो गया, फॉरवर्ड हो गया, स्वैप्स हो गया। ये सारे हमारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जनरल प्रोविजन और लॉस रिजर्व का भी डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखो नाम में क्या है, जनरल। ऐसे ही बना दिया यार, किसी पर्टिकुलर आइटम से लिंक नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि हमको डेटर्स में रिस्क लग रहा है तो हमने प्रोविजन बना दिया, हमने ऐसे ही बना दिया। दिस इज अ जनरल प्रोविजन, राइट? सो प्रोविजंस आर मेड फॉर पोटेंशियल फ्यूचर लॉसेस। हमको लगता है फ्यूचर में लॉसेस हो जाएंगे, इसलिए हम इनको बनाते हैं। ये जनरल नेचर का है, हमने इसको ऐसे ही बना दिया। नॉट लिंक टू एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक डिफॉल्ट, दे आर जनरल प्रोविजंस एंड स्पेसिफिक लॉस रिजर्व्स, प्रोविजंस दैट आर ऑफ जनरल नेचर। सही है? तो ये किसी पर्टिकुलर आइटम से एट्रीब्यूट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर लोन में रिस्क आ रही है और आपने उसके लिए प्रोविजन बना दिया, ये तो जनरल नेचर वाला है। फिर आता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो ऑलरेडी डिफाइंड है कंपनीज एक्ट के अंदर, ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ है। अब एकदम क्रक्स पे आते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसे निकाला जाता है? जो भी हमारे कैपिटल फंड्स हैं एलिजिबल वाले, डिवाइडेड बाय द रिस्क वेटेड असेट्स। कितना हमारा कैपिटल फंड है एलिजिबल वाला, और कितने हमारे असेट्स हैं उनको रिस्क वेट दे दो। सर रिस्क वेट क्या होता है? देखो दो तरीके के लोन है, एक तो आपने गवर्नमेंट को दे रखा है, हो सकता है इसमें 0% का रिस्क हो, और एक आपने एसएमई को दे रखा है, हो सकता है इसमें 100% का रिस्क हो। लेट्स अज्यूम
तो गवर्नमेंट को जो आपने लोन दे रखा है वो तो यार बहुत ही रिस्क फ्री है, और जो एसएमई को लोन दे रखा है वो रिस्की है। ऐसे केस में मान लो यहां पे 1 करोड़ का लोन गवर्नमेंट को दे रखा है, सही है, और 10 लाख का लोन एसएमई को दे रखा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 1.1 करोड़ का लोन दे रखा है? बोल तो सकता हूं, पर टेक्निकली जो 1 करोड़ का लोन है इसमें लो रिस्क है, जो 10 लाख का लोन है इसमें बहुत हाई रिस्क है। तो यहां पे रिस्क वेट्स दिए जाते हैं, रिस्क वेट्स दिए जाते हैं। यार ये है 10 लाख का, पर रिस्क वेट इसके ऊपर 100% लगेगा, मतलब ये पूरा का पूरा रिस्क वेट में जाने वाला है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको रिस्क वेट देते हैं, रिस्क वेट देते हैं, तब जाके सही निकलता है टोटल रिस्क वेटेड असेट्स क्या है। सही है, क्योंकि हमारे असेट्स के अंदर एक रिस्क एलिमेंट है, क्रेडिट रिस्क का, तो क्यों ना हम इसको रिस्क वेट देके आज ही फैक्टर कर दें, ताकि हमको पता चल जाए हमारे पास कितनी कैपिटल है और कितनी रिस्की असेट्स हो रही है। उसको डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, यही कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है सिंपल मतलब में। क्या हमारी कैपिटल एडिक्वेट है कि रिस्की असेट्स से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए फ्यूचर में तो हम उसको टॉलरेट कर पाए, झेल पाए। सही है। तो इस मास्टर डायरेक्शन ने बोला है कि आरआरबीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो ऑफ 9%। मिनिमम 9% का CRAR हमको चाहिए ऑन गोइंग बेसिस पे। और कैसे निकाला जाएगा? इस तरह से निकाला जाएगा, आप देखना होता क्या है। कैपिटल फंड्स आपके पास 100 के पड़े, रिस्क वेट आपके पास 1000 के पड़े, तो आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना हो जाएगा? 10% का हो जाएगा। द मोमेंट आपके रिस्क वेटेड असेट्स बढ़ने लग जाएंगे, मान लो आप ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हो, तो आपका रिस्क वेट इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ओवरऑल वो CRAR को क्या कर देगा? कम कर देगा मैथमेटिकली। डिनोमिनेटर बढ़ गया, न्यूमरेटर वही का वही है, तो CRAR क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। अब CRAR कम हो जाएगा तो RBI को यहाँ प्रॉब्लम होगी। RBI बोलेगा यार तुमको बोल रखा है 9% का मेंटेन करो, तुम उससे कम कैसे कर रहे हो, राइट? तो बैंक को या तो रिस्की असेट्स कम देने होंगे, कम लोन दो जो रिस्की है, तो आपके रिस्क वेट असेट्स कम आएंगे, या फिर आप अपना कैपिटल बेस बढ़ाओ, या फिर आप अपना कैपिटल बेस बढ़ाओ। दो ही ऑप्शन है, ठीक है? मैथमेटिकली हमको दिख रहा है दो ही ऑप्शन है। सही है। तो इस तरह से ये चीज काम करती है। एग्जाम्पल भी यहाँ गिवन है, अगर 100 करोड़ का लोन दे रखा है किसी आरआरबी ने, राइट, और 1000 करोड़ के उसके रिस्क वेटेड असेट्स निकाले हैं, तो 10% का CRAR आ जाएगा, जो कि अबाउ 9% है। सर कैपिटल फंड होता क्या है? कैपिटल फंड क्या होता है, रिस्क वेटेड असेट्स क्या होते हैं, तो उन दोनों के ऊपर भी बात कर लेते हैं। कैपिटल फंड क्या होता है? आरआरबीज कैपिटल कंसिस्ट ऑफ टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल। देखो दो तरीके की कैपिटल होती है, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल को हम कोर कैपिटल भी बोलते हैं। इसमें लॉस एब्जॉर्ब करने की बहुत जबरदस्त पावर होती है। ये परमानेंट कैपिटल होती है, ठीक है? ये क्या होती है? परमानेंट कैपिटल होती है। कम से कम 7% ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स के बराबर आपकी कोर कैपिटल यानी कि टीयर 1 कैपिटल होनी चाहिए, ऐसा मास्टर डायरेक्शंस बोल रहा है कि यार रिस्क वेटेड असेट्स का 7% तो होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। बाकी टीयर 2 कैपिटल में देखेंगे, 7% तो यहीं से निकाल लो मिनिमम, उसके बाद टीयर 2 कैपिटल में भी देख लेंगे। इंक्लूड्स द मोस्ट परमानेंट एंड लॉस एब्जॉर्बिंग फंड, तो यहां पे मोस्ट परमानेंट और लॉस एब्जॉर्बिंग फंड्स आते हैं, ठीक है? यहां ये दो फंड्स आते हैं। आगे चलते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल, आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम, आपके स्टैट्यूटरी फ्री रिजर्व्स, राइट, एक्सक्लूडिंग द रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व को हम अलग से कंसिडर करने वाले हैं, यहां नहीं कर रहे। कैपिटल रिजर्व, मान लो आपने कोई असेट बेच दिया, आपका फिक्स असेट था 1 लाख रुपए का, आपने उसको 1.2 लाख में बेच दिया, मतलब 20,000 का क्या कर लिया? प्रॉफिट कमा लिया। दिस इज अ काइंड ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ये कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व के अंदर जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है। फिक्स एसेट्स बेचना आपका काम थोड़ी है, तो एक कैपिटल एसेट अगर आपने बेची है तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट आएगा दैट विल आल्सो गो टू कैपिटल रिजर्व, नॉट टू योर जनरल रिजर्व और P&L, ठीक है? रीवैल्यूएशन रिजर्व, मुझे लग रहा था कि मेरी एक असेट 10 लाख की है, थोड़े दिन बाद मुझे पता चला अच्छा इसकी वैल्यू बढ़ के 15 लाख हो गई है, तो ये 5 लाख रुपए का क्या होगा?
रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर गेम चला जाएगा। सर P&L में डाल दो, अरे भाई P&L में डाल दोगे तो एकदम से सडन स्पाइक नहीं आ जाएगा तुम्हारे प्रॉफिट में? इतने दिन से तो 1-1 करोड़ कमा रहे हो, अभी एकदम से 5 लाख रुपए का सडन स्पाइक क्यों दे रहे हो, राइट? जो कि तुम्हारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से एट्रीब्यूटेबल नहीं है, सही है? ये तो तुम्हारा एसेट की वैल्यू एकदम से बढ़ गई इसलिए हो गया यार, हर साल थोड़ी बढ़ेगी। तो इसलिए इसको रीवैल्यूएशन रिजर्व में डालो और टीयर 1 के अंदर आप सिर्फ 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व को ही कंसिडर करोगे, मतलब 55% तो सीधा डिस्काउंट कर दो। रीवैल्यूएशन रिजर्व लो, उसमें से 55% हटा दो, मतलब क्या बच गया? 45% बच गया ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व। इसको ले लो आप टीयर 1 के अंदर, 55% तो उसी टाइम हटा दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो आपने पिछले साल में प्रॉफिट कमाया था उसको भी आप ले लो, आपका ही तो प्रॉफिट है यार, राइट? परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, सर डेट इंस्ट्रूमेंट तो मतलब कोई लोन इंस्ट्रूमेंट है, राइट? आपने लोन ले लिया, आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए, आपने बॉन्ड्स इशू कर दिए। परपेचुअल मतलब कभी ना खत्म होने वाला, मतलब मैं इसको कभी रिडीम ही नहीं करूंगा। So can I say that this is irredeemable? Perpetual debt instrument का मतलब क्या होता है? irredeemable। सर irredeemable कैसे होगा? अरे यार मैं तुमको इंटरेस्ट दे रहा हूं 12% से 10% रेट से लाइफ टाइम के लिए, तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दो, मैं तुमको लाइफ टाइम हमेशा, परपेचुअल है, हमेशा तुमको 12% दूंगा। ऐसा भी ट्रांजेक्शन होता है। तो अगर कोई परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट है तो वो भी आपकी टीयर 1 के अंदर फॉल कर जाएगा। कुछ कंडीशंस यहाँ पे रीवैल्यूएशन से रिलेटेड दे रखी है जिसको आप बाद में पढ़ सकते हो PDF डाउनलोड करके। अभी यहाँ पे भी लिमिट होती है, मिनिमम लिमिट है कि कम से कम आपके जो रिस्क वेटेड असेट्स आ रहे हैं उसका 7% क्या होनी चाहिए? टीयर 1 कैपिटल होनी चाहिए। यार जो रिस्क वेटेड असेट आ रहे हैं कम से कम 7% तो टीयर 1 ही रखो, टोटल तो 9% रखनी है, 7% तो कम से कम टीयर 1 ही रखो, हमको बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए। फिर जो PDIs होते हैं, PDIs क्या होते हैं? परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, वो 1.5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए रिस्क वेटेड असेट्स के, मैक्स 1.5% से ज्यादा वो नहीं होने चाहिए, ठीक है? इसकी भी कुछ कंडीशंस है, आगे पढ़ेंगे। डिडक्शन फ्रॉम टीयर 1 कैपिटल, टीयर 1 कैपिटल में से ये सारी चीजें हटा दो, पहले आप अपनी टीयर 1 कैपिटल बनाओ, उसके बाद ये सारी चीजें हटा दो। सर क्या क्या हटाना है? गुडविल है, इंटेंजिबल एसेट है, अक्यूमुलेटेड लॉसेज है, अनरिकॉग्नाइज्ड पेंशन लायबिलिटीज है, कोई शॉर्टफॉल हो गया प्रोविजन में, अरे ये सब नुकसान देने वाली चीजें हैं, राइट? या तो इंटेंजिबल है या फिर नुकसान देने वाली चीजें हैं, इन सबको हटा दो। इन सबको क्या करो? इमीडिएटली हटा दो, नहीं तो तुम तुम्हारी कैपिटल को क्या करोगे? अल्टीमेटली ओवर स्टेट कर दोगे, जितने की है नहीं उतने की कर दोगे। डेफर्ड टैक्स असेट्स का क्या करें सर? अगर कोई डेफर्ड टैक्स असेट आ रहा है अक्यूमुलेटेड लॉसेस से रिलेटेड, देखो तुमको लॉस हो गया तो तुम्हारा बुक प्रॉफिट कम आ रहा होगा टैक्सेबल प्रॉफिट से, मान लेते हैं वो बुक प्रॉफिट कम आ रहा है टैक्सेबल प्रॉफिट से, तुमको लॉस हुआ, उस वजह से DTA अराइज हो गया, उस वजह से DTA अराइज हो गया, तो अक्यूमुलेटेड लॉसेस को हटाया है ना टीयर 1 में से, ऐसे DTA को भी हटा दो, हमको चाहिए ही नहीं। जो रिलेट करे अक्यूमुलेटेड लॉसेस से ऐसे DTA को भी हटा दो, ठीक है? अच्छा, अगर DTA अक्यूमुलेटेड लॉसेस की वजह से नहीं आया हो सर, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आ गया हो, तो क्या करें? तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टेड फुल डिडक्शन फ्रॉम टीयर 1 कैपिटल, उसको पूरा का पूरा डिडक्ट करने से बेटर है टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द टीयर 1 कैपिटल अप टू 10% ऑफ द बैंक टीयर 1 कैपिटल। तो कैपिटल का 10% के बराबर बराबर उसको रिकॉग्नाइज कर लो, बाकी इग्नोर कर लो। और DTA जो आता है, इट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम DTL, ठीक है? द अमाउंट ऑफ DTA विच आर टू बी डिडक्टेड फ्रॉम टीयर 1 कैपिटल मे बी नेटेड विद द एसोसिएटेड DTL। मैंने पहले ही बताया था DTA DTL अगर दोनों है, मान लो 1 लाख का DTL है, 20,000 का DTL भी चल रहा है, ठीक है? DTA तो 1 लाख का है, डेफर्ड टैक्स असेट 1 लाख का है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 20,000 की है। अरे तो एक काम करना, तुम टीयर 1 के अंदर से 80,000 का ही एडजस्टमेंट करना, ऐसा नहीं कि तुम पूरा 1 लाख का कर दो, क्योंकि दोनों नेट ऑफ होके आते हैं, नेट ऑफ करो दोनों को, कभी भी दोनों साथ में बैलेंस शीट में नहीं आते। जब हमने क्लास के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा था, दोनों के आगे नेट लिखा हुआ था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है? तो जिन लोगों ने क्लासेस करी है वो डेफिनेटली यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। सर टीयर 2 क्या होता है? ये सप्लीमेंट्री कैपिटल होती है, कंपोनेंट ऑफ टीयर 2 कैपिटल। इसमें क्या क्या आता है? तो जनरल प्रोविजंस आ गए, लॉस रिजर्व्स आ गए, ये सब आता है। जो आपने प्रोविजन बनाए हैं, लॉस के लिए रिजर्व्स बनाए हैं, वो सब आते हैं, दैट कैन बी अप टू
1.25% ऑफ द रिस्क वेट असेट, ये भी आपके मास्टर सर्कुलर में गिवन है। और क्या आता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस आते हैं, उस वजह से एक बैंक रिजर्व क्रिएट करता है कि कोई मेजर फ्लक्चुएशन आ गया तो हम उसको मीट आउट कर पाए, तो उसके लिए भी अलग से रिजर्व बनता है, वो भी आपका टीयर 2 कैपिटल के अंदर फॉल करेगा, आरआरबी के अंदर। लिमिट, टीयर 2 कैपिटल 100% ऑफ टीयर 1 कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपकी 80 करोड़ की टीयर 1 कैपिटल है तो आपकी टीयर 2 कैपिटल 80 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सर रिस्क वेटेड असेट्स क्या होते हैं, कैपिटल समझ में आ गया। रिस्क वेटेड असेट्स क्या होते हैं, देखो यार, असेट्स को उनके रिस्क वेट से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, रिस्क वेटेड असेट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हर असेट के अंदर अलग टाइप की रिस्क होती है। आज एक बड़े पर्सन को लोन दूंगा तो कम रिस्क होगी, गवर्नमेंट को दूंगा तो बिल्कुल नहीं होगी, किसी छोटे मोटे पर्सन को दूंगा, एसएमई को दूंगा तो ज्यादा रिस्क होगी बैंक के लिए। तो रिस्क वेट डिफाइन करना यहां बहुत जरूरी है, ठीक है। ये यही चीज यहां पे भी लिखी हुई है आपकी कि अलग अलग टाइप के लोन्स में अलग अलग टाइप की रिस्क होती है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सबके सब एक ही टाइप के लोन है, एक ही टाइप के असेट है, सब में अलग रिस्क है। इसलिए हम क्या देते हैं, रिस्क वेटेड असेट्स देते हैं। फिर आपके सर्कुलर के अंदर रिपोर्टिंग की बात करिए तो यहां पे बैंक्स शैल फर्निश एनुअल रिटर्न टू रिस्पेक्टिव नाबार्ड रीजनल ऑफिसर। नाबार्ड, अरे भाई आरआरबी है, सर्कुलर किसका है, आरआरबी को, तो वो तो नाबार्ड को देंगे ना, राइट। कहीं ना कहीं सुपरविजन यहां पे नाबार्ड कर रही है। सो बैंक को, आरआरबी को क्या करना है, एनुअल रिटर्न देना है रिस्पेक्टिव नाबार्ड ऑफिस के अंदर, इंडिकेटिंग द कैपिटल फंड्स एंड रिस्क वेटेड असेट रेशो। अपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का एनुअल रिटर्न देना है कि यहाँ पे हमारा इतना कैपिटल एडिक्वेसी रेशो चल रहा है इस सर्कुलर के हिसाब से, सही है। द रिटर्न शैल बी साइंड बाय द 2 ऑफिशियल्स, 2 ऑफिशियल उसको साइन करेंगे, वो आर ऑथराइज्ड टू साइन द स्टैट्यूटरी रिटर्न सबमिटेड टू द रिजर्व बैंक, सही है। तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे आपके सर्कुलर में दी हुई है। Terms and conditions that are applicable to perpetual debt instrument to qualify for inclusion as tier 1 capital। अगर perpetual debt instrument को tier 1 capital का पार्ट बनना है, सर अभी तो आपने कहा वो तो बन ही सकता है, अरे देखो कुछ कंडीशंस है, मैंने पहले ये भी कहा था कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कंडीशंस है, तो यही वो कंडीशंस है। तो अभी यहाँ पे वही परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट आने वाला है जो ये पर्टिकुलर कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, राइट। उसके अलावा नहीं आने वाले टीयर 1 कैपिटल के अंदर। तो बात कर लेते हैं फटाफट से इसके बारे में भी। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स मे बी इशूड एज बॉन्ड्स और डिबेंचर्स बाय द आरआरबीज should meet the following terms and conditions to qualify for inclusion in the tier 1 capital। क्या terms and conditions है, अमाउंट इंडियन करेंसी में डिनोमिनेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आरआरबी डॉलर में इशू कर दे, इंडियन करेंसी में इशू होना चाहिए, सही है। पेड इन स्टेटस, बैंक ने खुद ने इशू किया हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एसपीवी बना के, स्पेशल पर्पस व्हीकल बना के इशू कर दिया और आपने उसको परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट बोल दिया, नहीं, आपने खुद ने इशू किया होना चाहिए, आरआरबी ने खुद ने इशू किया होना चाहिए, फुली पेड इन होना चाहिए। लिमिट दे रखी है विद इन मिनिमम टीयर 1 ऑफ 7%, ये जो आएगा ये विद इन 7% के अंदर आएगा, ठीक है। पीडीआईज क्या है, लिमिटेड है, आपको पता है 1.5% ऑफ द टोटल रिस्क वेटेड असेट्स के अंदर ये इनकी लिमिट है। अच्छा, एडिशनल अगर जा रहा है, एनी एडिशनल अमाउंट रेज थ्रू द पीडीआई over and above 1.5% will be reckoned as tier 1 capital provided that the bank complies with the minimum tier 1 capital of 7% of RWA before reckoning such additional amount। समझना बात को, जो आपका रिस्क वेटेड असेट्स है उसका 7% कम से कम मिनिमम क्या होना चाहिए, टीयर 1 होना चाहिए, राइट। अभी टीयर 1 के अंदर 2 चीजें आती है, एक तो अदर्स और एक पीडीआई। आरबीआई ने यह भी बोला है कि पीडीआई जो है वो 1.5% ऑफ टोटल रिस्क वेटेड असेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसको तो 1.5% ले लो, बचा हुआ कितना हो जाएगा 5.5%, सही है। ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है, मान लो ये 2.5% हो रहा है,
तो ऐसा नहीं कि अदर्स को आप 4.5% कर दो, नहीं, टोटल तो सर 7% होना चाहिए, नहीं, अगर ये 1.5 से एक्सीड हो रहा है तो मतलब आपका जो 7% क्राइटेरिया फॉल हो रहा है, मैच हो रहा है टीयर 1 कैपिटल का, वो अदर्स की वजह से नहीं, पीडीआई की वजह से हो रहा है। अरे उसको तो लिमिट रखना है हमको 1.5% पे, तुम्हारा अदर्स एटलीस्ट 5.5% होना चाहिए, अदर्स एटलीस्ट 5.5% होना चाहिए। पीडीआई को बढ़ाना है तुम बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 करके ऊपर भी रखना रखो, लेकिन अदर्स तो 5.5% होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम ये पूरा 7% पीडीआई बढ़ा के ही मीट कर दो, फिर तो मैं अदर्स रखना ही बंद कर दूंगा। अदर्स को रखूं 0, पीडीआई को रखूं 7%, तो भी क्या मीट हो जाएगी? नहीं होगी। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म में लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। मेच्योरिटी पीरियड, अरे सर नाम में परपेचुअल है, इसका कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं होने वाला है। इसको गलती से भी मैच्योर करने का आप ट्राई मत करना, अगर करोगे तो ये टीयर 1 के अंदर फॉल ही नहीं करेगी। इंटरेस्ट रेट इसका फिक्स भी हो सकता है, फ्लक्चुएशन भी हो सकता है, तो दोनों ही यहाँ पे अलाउड है, राइट। इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट हैव अ सेंसिटिव क्रेडिट सेंसिटिव कूपन फीचर, तो यहाँ पे अ कूपन दैट इज रीसेट पीरियोडिकली इन होल और इन पार्ट ऑन द बैंक्स क्रेडिट स्टैंडिंग, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, सेंसिटिव कूपन फीचर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस, पीडीआई शैल नॉट बी इशूड विद अ पुट ऑप्शन, अरे आपने सामने वाले को राइट टू सेल दे दिया, ठीक है, आपने राइट टू सेल नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है, पुट ऑप्शन नहीं होना चाहिए, स्टेप अप ऑप्शन नहीं होना चाहिए, सही है, राइट टू सेल नहीं होना चाहिए आपके पास, क्योंकि ये तो इररिडीमेबल है, तो पुट ऑप्शन का यहाँ केस नहीं होना चाहिए। पर आरआरबी क्या कर सकती है? इशू अ इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल ऑप्शन सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी है, जैसे कॉल ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज्ड ओनली आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट हैज रन फॉर मिनिमम 5 years, 5 साल तक आप कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उसके बाद ही करेंगे, राइट। और जो एक्सरसाइज करेंगे उसको प्रायर अप्रूवल लेंगे आरबीआई से, राइट। तो यहाँ पे ये 2 कंडीशंस भी मेंशन्ड है। लॉक इन, अ स्ट्रिक्ट लॉक इन मैकेनिज्म इंश्योर्स दैट द इंटरेस्ट ऑन पीडीआई कैन ओनली बी पेड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। इंटरेस्ट पेमेंट आर प्रोहिबिटेड, इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं होंगे अगर बैंक का सीआरआर रेगुलेटरी मिनिमम जो कि 9% है उससे नीचे चला गया। पेइंग इंटरेस्ट वुड कॉज सीआरआर टू ड्रॉप बाय 9%, अगर इंटरेस्ट पे करने की वजह से 9% के नीचे अगर चला जाएगा तो फिर यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं अलाउ होंगे, डिफर होंगे। इंटरेस्ट पेमेंट्स आर अलाउड विथ आरबीआई अप्रूवल इवन इफ दे लीड टू अ नेट लॉस प्रोवाइडेड सीआरआर रिमेन्स अबाउ द 9%, अगर लॉस हो रहा है सीआरआर 9% के ऊपर है फिर भी यहाँ पे आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। इंटरेस्ट ऑन PDIs is non-cumulative, if not paid it cannot be recovered later। जो perpetual debt instrument होते हैं ये cumulative नहीं होते, non-cumulative होंगे, मतलब इस साल इंटरेस्ट नहीं पेमेंट किया तो अगले साल भी नहीं करूंगा इस साल वाला, राइट। ऐसा नहीं कि आप क्यूमुलेट करने लग जाओ उसको, ये नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं, ऐसा क्लियरली यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर यहाँ क्लेम की बात की गई है, सीनियर टू क्लेम इन क्लेम ऑफ इन्वेस्टर इन इक्विटी शेयर, ऑब्वियसली ये इक्विटी शेयर से पहले इनका क्लेम है, ये तो डेट इंस्ट्रूमेंट है ना, पहले आप डेट इंस्ट्रूमेंट सेटल करोगे उसके बाद इक्विटी शेयर्स को दोगे, राइट। सबऑर्डिनेटेड टू द क्लेम्स ऑफ ऑल द अदर क्रेडिटर, तो पहले दूसरे क्रेडिटर को प्रायोरिटी दी जाती है, फिर परपेचुअल डेट यहाँ पे आता है। डिस्काउंट्स पीडीआई शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव डिस्काउंट फॉर कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस सिंस दे आर इन परपेचुअल नेचर, राइट। तो यहाँ पे कोई भी प्रोग्रेसिव नेचर का डिस्काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये परपेचुअल नेचर के हमारे होते हैं। कंप्लायंस विथ रिजर्व रिक्वायरमेंट, अभी आपने क्या किया, पीडीआई से टोटल अमाउंट रेज कर लिया, शैल बी रैकन्ड एज अ लायबिलिटी, यार ये तो डेट इंस्ट्रूमेंट है ना, इट इज अ लायबिलिटी फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट इट विल नॉट अट्रैक्ट सीआरआर और एसएलआर रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं कि आपने जो पीडीआई से रेस किया उसके ऊपर भी सीआरआर और एसएलआर रिक्वायरमेंट आ जाए, वो नहीं होगा यहाँ पे, राइट। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगता है परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट पे। अच्छा, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, आरआरबी इन्वेस्ट नहीं करेगा पीडीआई में जो कि इशू किए हैं अदर बैंक्स ने इंक्लूडिंग आरआरबी, किसी और आरआरबी के या किसी और बैंक के पीडीआई में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आरआरबी शैल नॉट इशू पीडीआई टू रिटेल इन्वेस्टर, एफपीआई और एनआरआई, आप रिटेलर को, एफपीआई को, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को या नॉन रेजिडेंट इंडियन को पीडीआईज नहीं इशू करेंगे, राइट। ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे जो गिवन है।
grant of advance against the PDI, RRB should not grant any kind of advance against the security of PDI issued by them. तो इसके अगेंस्ट में आप एडवांस नहीं इशू करेंगे और बैलेंस शीट में कहाँ पे आएगा, अंडर बोरोइंग्स में आएगा, जो कि स्केड्यूल 4 होता है बोरोइंग्स, ठीक है। ये एक लाइबिलिटी है, इसलिए इसको हम बोरोइंग्स के अंदर एक्सप्लिसिटली बताते हैं। अभी रिस्क वेटेड क्या होते हैं, तो मैं आपको बता रहा था, जैसे आपके जो असेट्स होते हैं, राइट, इनके बिल्कुल सामने रिस्क वेट्स दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ असेट्स हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, उसका 0 वेट है। यार उसमें क्या रिस्क है, आरबीआई के पास आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, आपका पैसा आरबीआई के पास है इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर, आई डोंट थिंक देयर इज एनी रिस्क, तो यहाँ पे रिस्क वेट ही 0 दिया है, राइट। उसी तरह से अलग अलग वेट्स दे रखे हैं बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंस। गवर्नमेंट को जो आपका पैसा पड़ा हुआ है वो लेस रिस्की होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट वाला। कुछ कुछ जगह आप 100% से ज़्यादा रिस्क भी देख सकते हो, राइट। तो इसी वजह से आपका रिस्क वेट यहाँ पे बढ़ जाता है। अगर आप अनसिक्योर्ड लोन्स दे रहे हो या फिर कोई ऐसे लोन्स दे रहे हो जिनमें हाई रिस्क है, तो आपका रिस्क वेट बढ़ जाता है और आपका जो CRR है, सॉरी CRAR है, वो कम आ जाता है, राइट। तो इसीलिए बैंक्स क्या करता है, जो रिस्क वेट बढ़ा देता है जब आरबीआई, तो वैसे लोगों को कम प्रेफर करता है हाई रिस्क वाला लोन देने में, राइट। तो मैं कंक्लूड करना चाहूँगा यहाँ का सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो में।